हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 1 से लेके पाठ 13 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आज के एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ आता है आपका पादपों में पोषण। यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको करना है जैसे लिखा है सूर्य से, आपको मिलान करना है सूर्य के प्रकाश, तो आपको ऐसे करना है। दूसरा है जड़ों से, जड़ों से का हो जाएगा पानी एवं पोषक तत्व। पत्तियों से बना है क्लोरोफिल वायुमंडल से, तो इसको आपको मिलान करना है CO2। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जैसे कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। तो आपका सही उत्तर होगा डी नंबर, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो आपको जो है यहाँ उत्तर में भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, बूझों ने टेलीविजन पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियाँ घड़े के आकार में बदल जाती है तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो इसमें से है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो आपको यहाँ राइट आंसर लगा देना है नेफेथेंस घटपर्णी। तो आपको यहाँ उत्तर में लिख भी देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है। तो आपको सही उत्तर लगा लेना है सी नंबर, तना द्वारा। आपको यहाँ पे लिख भी देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसमें से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, खेजड़ी। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा में है, मैं एक पाइप जैसे संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जाइलम। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे में दिया है, दिए गए शब्दों से चुनकर निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला प्रश्न आता है यहाँ पे आपको भर देना है परपोषी प्रणाली, इसको आप भर दीजिएगा। और दूसरे में आपको परजीवी भर देना है, ये वाला। तीसरे में आपको पत्तियों और चौथे में आपको पोषक भर देना है और पांचवें में आपको सूर्य भर देना है। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा देख के। का अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 में है, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में आपको लिखना है नहीं, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की सहायता से क्लोरोफिल का निर्माण करती है। इस तरह से आपको उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? तो आपको उत्तर में लिखना है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपनी जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो आपको जो है उत्तर में लिखना है, इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत पोषण कहलाती हैं। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका छठवां में है, सवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, सवाल सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये गीली दीवारों पर, तालाब अथवा
ठहरे हुए जलाशय में पाए जाते हैं। आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्युक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 में है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका स्वपोषी, यहाँ पे स्वपोषी, यहाँ पे विषमपोषी। तो आपको जो है इसका उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है आप यहाँ से अच्छे से देख के कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9वां का उत्तर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप यहीं से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों? तो आपको जो है उत्तर में यहाँ से देख के कर लेना है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है, उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से कर लेना है कि आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में दिया हुआ है, यहाँ पे सूखे ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, नमीयुक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रुएं जैसे संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों? तो आपको उत्तर में ये कर लेना है, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद जो आता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। आप यहाँ से 12 नंबर का उत्तर जो है देख के आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। तो आपको जो उत्तर में लिखना है, घटपर्णी पौधे को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता हो, इसीलिए ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण करता है। तो इस तरह से आपको जो है उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है, घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर जो है आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको जो है चित्र बनाना है, तो देख के जो है अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह से आपको चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है, विभिन्न प्रकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए, पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपको पत्ती का चित्र बनाना है, पत्ती का नाम लिखना है और पत्ती के उपयोग। तो इस तरह से आपको चित्र बना के जो है उनके उपयोग लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। ये बीज किस फल से प्राप्त हुए हैं, उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से जो है आपको कर लेना है बीज का चित्र। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बीज का चित्र, फल का नाम और यहाँ पे फल का चित्र तो आपको बनाना है। पहला है आम,
तो यहाँ पे आपको आम का चित्र बनाना है, पपीता, अनार, सेब, चीकू। तो इस तरह से जो है आपको कर लेना है। तो यहाँ अध्याय 2 में आपका दिया है प्राणियों में पोषण। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके कुछ निर्देश टाइप दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सहपाठी का नाम प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। पहला प्रश्न आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे। तो जो है आपको उत्तर में लिखना है सी नंबर ORS का घोल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी। तो आपको उत्तर में करना है बी नंबर रासायनिक पाचन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घरोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है। तो आपको राइट आंसर करना है ए नंबर, बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। आपका चौथा में है, क्रमाकुंजन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। तो आपको जो है यहाँ पे लिख भी लेना है। इसके बाद आता है आपका पांचवा, क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है क्योंकि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यह वह जगह है जहां भोजन पोषक तत्वों में से टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको पहले में भरना है, तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा पाचन, यहाँ पे आपको भरना है स्टारफिश, और यहाँ पे आपको भरना है अंतःग्रहण, और यहाँ पे स्वाद कलिकाएं पे आपको भरना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 में है, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो आपको जो है उत्तर में इस तरह से लिख लेना है। पहले में है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है, पित्त कहाँ निर्मित होता है। तो आपको लिखना है पित्त यकृत में निर्मित होता है और एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा में है, पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है, पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आपको उत्तर में, यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा में है पांचवा है आपका, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आपको उत्तर में लिखना है, सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। छठवें में है, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है, रोटी चबाते समय लार स्टार्च को माल्टेज में बदल देती है और इसलिए रोटी मीठी लगने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में है, बूझो जानना चाहता है कि क्या आप घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से होता है, यदि कुछ विभिन्न है तो उसका विवरण लिखिए। तो आपको जो उत्तर में लिखना है, भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थों, सरल पदार्थों एवं परिवर्तित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वां। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है, आमाशय की आंतरिक सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9 में है, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, दीर्घरोम क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं।
कार्य है दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10वां है, यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो क्या होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है, यदि मनुष्य में रदनक दांत ना हो तो भोजन को चीरने एवं पकड़ने में समस्या होगी। यह दांत भोजन को पकड़ने एवं चीरने का कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है। तो आपको उत्तर में लिखना है, हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 12 में है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो जो है आपको इस तरह से चित्र बनाना है और आपको इस तरह से नाम भी लिखना है। तो आप यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा और नाम भी लिख लीजिएगा। इस तरह से आपको कर लेना है मानव पाचन तंत्र का चित्र बना के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है, पहला है अंतःग्रहण स्वांगीकरण। अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। दूसरा है स्वांगीकरण, शुद्धांत्र में अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका प्रयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है, अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेटिसिन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव में बदल जाता है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है और ऐसे ही आपको चित्र भी बनाना है। इसे देख के अच्छे से बना लीजिएगा। इस तरह से आपको अमीबा का चित्र भी बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में है, दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। तो आपको जो है इस तरह से दांतों की जो है चित्र बना लेना है और नाम भी लिखना है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। आपको दांत का चित्र बनाना है और आपको लिखना है, हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। दांतों के प्रकार, दांतों की संख्या, निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा। तो आपको जो है इस तरह से देख के कर लेना है। निचला जबड़ा में देखिए 4 है, ऊपरी जबड़ा में 4 और योग 8। तो इस तरह से आपको यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में है, ग्रीष्का में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है, नाम भी लिखना है। तो देख लीजिए, इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। आपका घास खाने वाला जंतु, तो इस तरह से आपको जो है चित्र बना लेना है और नाम भी लिख लीजिएगा यहाँ से देख के। तो इस तरह से आप अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। तो धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। आपको जो है उत्तर में लिखना है, प्राणायाम के करने से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, अतः प्राणायाम आवश्यक है। और इस तरह से आपको एक पोस्टर भी बनाना है। यहाँ पे आपको नाम भी लिखना है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नारा लिखना है और कृपया इसका सेवन ना करें। तो इस तरह से आपको पोस्टर भी बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में है, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो आपको लिखना है बनाने की विधि और उपयोग। आप यहाँ से देख के आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 3 में दिया है उष्मा। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से आपको लिख लेना है, यह वस्तुएं गर्म व ठंडी लगती है क्योंकि यह वस्तुएं उष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाती हैं। तो इस तरह आपको भर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो
प्रश्न क्रमांक पहले का आपको उत्तर में करना है पानी से बर्फ़ के टुकड़े की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा, तो दूसरे का उत्तर होगा आपका भेड़ और खरगोश, तो आपके ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर होगा आपका बर्फ़ की गोली को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथे के उत्तर में करना है आपको धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। नेक्स्ट है आपका पाँचवा के उत्तर होगा आपका समुद्र की ओर आने वाली वायु को। नेक्स्ट है आपका चौथा का उत्तर होगा आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद आता है आपका छठवें का आपका उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको ठंडी, दूसरे में भरना है आपको कुचालक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में भरना है आपको गर्म, और चौथे में भरना है आपको समुद्री समीर, और पाँचवें में भरना है आपको विकिरण। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक दूसरे के उत्तर में करना है आपको ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। उदाहरण है रबर, लकड़ी, प्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा, तो तीसरे में आपको उत्तर में करना है यहाँ पे संख्या लिखना है आपको ऊष्मा की चालक, ऊष्मा की कुचालक। तो चालक में लिखना है आपको लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। कुचालक में लिखना है प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ऊनी कपड़े। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक चौथे के उत्तर में आपको करना है हाँ पारे की जगह अल्कोहल या डिजिटल सेंसर का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि पारा जहरीला और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट के प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर में करना है डॉक्टरी थर्मामीटर से बर्फ़ का तापमान नहीं मापा जा सकता क्योंकि इसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है आपको सर्दियों में ऊनी वस्त्र की जगह टेरिकॉट पहनने पर ठंडी अधिक लगेगी क्योंकि टेरिकॉट गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रोकता है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में आपको करना है जब कागज़ के प्याले में पानी गर्म किया जाता है तो ऊष्मा चालन द्वारा पानी में चली जाती है, जिससे कागज़ का तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता और कागज़ नहीं जलता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर में करना है काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे कि सफ़ेद ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, उसे परावर्तित कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में करना है गर्म दूध का ताप मापने के लिए डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापता है, जो शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है। गर्म दूध का तापमान इससे अधिक हो सकता है और थर्मामीटर में पारा फट सकता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, तो 10वें के उत्तर में करना है आपको जब बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है क्योंकि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन में स्थानांतरित हो जाती है। लकड़ी का हैंडल ऊष्मा का कुचालक होने के कारण गर्म नहीं होता, इसीलिए हमें हैंडल पकड़ने पर गर्म नहीं लगता है। हैंडल हटाने पर बर्तन पकड़ने पर गर्म लगता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में करना है आपको चालन किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के कारण जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण है लोहा। दूसरा है संवहन में लिखना है अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में आपको करना है एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों का चुनाव करेंगे क्योंकि इन दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत भी विद्यमान है। चूँकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए यह अधिक ऊष्मा बनाए रखती है और कंबल को गर्म रखती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर के उत्तर में करना है आपको हाँ ऐसे भवन बनाना संभव है जो बाहर की गर्मी और ठंड से कम प्रभावित होती है। इसके लिए खोखली ईंटों का उपयोग किया जा सकता है जिनमें हवा की परतें होती हैं। ये ईंटें दीवार की मोटाई और इमारत का वजन कम करती हैं, जिससे अंदर अधिक जगह मिलती है और इमारत ठंडी रहती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 के आ का उत्तर आपको लिखना है। निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए। उपयोग से पहले थर्मामीटर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधे में होना चाहिए। थर्मामीटर उपयोग के लिए बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर के उत्तर में करना है आपको। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी कांच की नली होती है जिसमें पारा भरा बल्ब होता है। नली में पारे की पतली धारी दिखती है। यह थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापता है। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पे थर्मामीटर बना है, तो आपको इस तरह से चित्र भी बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में करना है आपको। समुद्र समीर की ओर से स्थल भाग की ओर चलने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है। दूसरा है थल समीर। स्थल भाग से समुद्र की ओर चलने वाली वायु थल समीर कहलाती है। तो आपको इस तरह करना है और इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। थल समीर और स्थल समीर की इस तरह से आपको चित्र भी बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। 15 में डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो आपको इस तरह से जो है आपको प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर में आपको अंतर लिख लेना है। तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में देखिए यहाँ पे लिखना है आपको अपने सहपाठी का नाम, डिजिटल थर्मामीटर पर तापमान। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 के का उत्तर में आपको करना है स्वच्छता संक्रमण से बचाने के लिए सही माप में त्रुटि कम करने के लिए प्रारंभिक तापमान स्थिर करना सटीक परिणाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका खा नंबर में लिखा है तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तो आपको खा का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गा नंबर में है। तो गा नंबर के उत्तर में करना है आपको हाँ शरीर के कंधे के नीचे भी रखते हैं। इसके बाद घा नंबर के उत्तर में करना है आपको शरीर के विभिन्न भागों का ताप भिन्न अलग अलग होता है। तो आपको इस तरह से करना है। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अध्याय 4 में है अमल, क्षारक और लवण। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपको भर लेना है। तो आप इस तरह से देख के भर लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं तो आप इनको देख के अच्छे से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा फार्मिक अम्ल। दूसरे का सही उत्तर होगा आपका अम्लीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा होगा प्रति अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा का उत्तर होगा गहरा गुलाबी। पाँचवें का उत्तर होगा उदासीन विलयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको अम्लीय, दूसरा में भरना है आपको लैक्टिक, तीसरा में भरना है आपको उदासीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में भरना है आपको क्षारक और पाँचवें में भरना है आपको लवण व जल। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक दूसरे में है। तो आपको उत्तर में करना है सिरका एसिटिक अम्ल, पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में आपका उत्तर करना है यदि मृदा क्षार की हो तो इसमें जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिलाए ताकि ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर सके जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर दे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। तो चौथे के उत्तर में आपको लिखना है रंग परिवर्तन न होने से आशय या तो यह विलयन क्षारीय है या उदासीन है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। तो 5वें का उत्तर में आपको लिखना है हल्दी एक प्राकृतिक पीएच संकेतक है। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन क्षारीय स्थितियों में रंग बदलता है। चूँकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए रंग बदल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है आपको अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए जिनका उपयोग किया जाता है सूचक कहलाते हैं 2 प्राकृतिक सूचक, हल्दी, गुड़हल की पत्तियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको करना है अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो
जलीय जीव व मछलियों अम्ल के प्रभाव में प्रभावित होंगे, सभी जीव मर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर में करना है आपको, अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंद डालकर धीरे धीरे हिलाएं। विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है व हमें हल्का गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। तो 9वीं के उत्तर में करना है आपको, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, अम्ल जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो क्षारीय कहलाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है, बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इनमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर जो है आपको यहाँ से देख के इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है, क्षारक का नाम किस में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पाया जाता है चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में लिखना है आपको क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में लिखना है आपको साबुन। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में लिखना है दूधिया मैग्नीशियम। तो आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, यह किस कारण होती है, इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है, आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 के पहले में है, जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपको यहाँ से कर लेना है, तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ से अम्ल और क्षार में अंतर आपको लिख लेना है देख के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर में है, अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेट पे उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं, मगर अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा। तो आपको सा का उत्तर यहाँ से देख के आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्षों को लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से देख के इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, तो इसको देख के आप कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में लिखा है, किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर में है, बूझों ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझों को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने की व खारा खाने की सलाह क्यों दी होगी। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको इस तरह से कर लेना है, तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद 12 नंबर में, किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो तो वहाँ पर होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा। तो आपको इसका उत्तर यहाँ से आपको देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है, तो प्रोजेक्ट 1 का उत्तर आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से देख के लिख लेना है आपको। प्रोजेक्ट 2 का उत्तर आपको यहाँ से इस तरह से कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 5 में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से कर लेना है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में आपको इस तरह से टिक लगा लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक पहले का आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, सेब, वैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा का उत्तर होगा आपका बी नंबर, गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा का उत्तर होगा आपका सी नंबर, स्टेनलेस स्टील। इसके बाद आता है आपका चौथा के उत्तर में करना है आपको प्रकाश संश्लेषण।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका पाँचवा के उत्तर में करना है आपको ओजोन परत। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले में भरना है आपको रासायनिक, दूसरे में भरना है आपको हानिकारक, तीसरे में भरना है आपको भौतिक और चौथे में भरना है आपको क्रिस्टलीकरण, पाँचवें में भरना है आपको ऑक्सीजन एवं जल। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे के उत्तर में आपको करना है चमकदार श्वेतलय के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। तीसरे के उत्तर में करना है हम पीवीसी पाइप का उपयोग करेंगे क्योंकि यह पानी में रसायन नहीं छोड़ता है और रोगजनकों का जोखिम कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। तो चौथे के उत्तर में करना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, किस क्रिया से रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक पाँचवा। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर में करना है आपको फलों का पकना एवं रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें शर्करा का निर्माण, रंग परिवर्तन, गंध और स्वाद में बदलाव और कोशिकाओं का विघटन जैसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो आपको प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है पानी के उबलने पर भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 7 में है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में करना है यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस क्रिया में राख बनती है जो एक नया यौगिक है और इस क्रिया के दौरान कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ अवश्य बनता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो आपको 8 के उत्तर में करना है भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और कोई नया उत्पाद नहीं बनाते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं और नए उत्पाद बनाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वें के उत्तर में करना है आपको क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 के आ में है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की क्रिया को स्पष्ट करें। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको इस तरह से देख के लिख लेना है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में लिखा है रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे के वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए। तो आपको बा का उत्तर यहाँ से कर लेना है आपको, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है, कॉपर सल्फेट के विलयन कैसे बनते हैं, समझाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है, तो आप देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट 1 में है अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस तरह से इसका उत्तर करना है परिवर्तनों के नाम, भौतिक, रासायनिक और परिवर्तन के कारण। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में है शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करें। तो आपको इस तरह से करना है, यहाँ पे देख लीजिए, और आपको इस तरह से चित्र बना लेना है, तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 6 में दिया है जीवों में श्वसन।
तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे लिखा है, आओ बच्चे नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें, तो आपको यहाँ पे देख के इस तरह से आपको भर लेना है। जैसे जैसे भरा है आप अपने बुक में भर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको भर लेना है बुक में। इसके बाद आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले के आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। इसके बाद आपका दूसरा आता है, प्रश्न क्रमांक दूसरे का सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका सी नंबर, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। तो चौथे का सही उत्तर होगा आपका सी नंबर, हृदय गति में कमी होना। पाँचवें का उत्तर में आपको करना है बी नंबर, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। तो आपको इस तरह करना है, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले। तो पहले में भरना है आपको वायवी, और दूसरे में भरना है आपको श्वसन दर, तीसरे में भरना है आपको ऊर्जा, और चौथे में भरना है आपको डायफ्राम, और पाँचवें में भरना है आपको त्वचा। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरे में दिया है, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको यहाँ से देख के इस तरह से आपको लिख लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथे में है, क्या पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो आपको उत्तर में करना है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। पाँचवें में है, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, यह प्रक्रम वायवीय प्रक्रम है। इसके बाद छठवां है, प्रश्न क्रमांक 6 में है, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो आपको उत्तर में करना है श्वास रंध्र के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में आपको करना है, इस स्थिति में हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसी आपूर्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस ली जाती है। इसके बाद आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 8 में जो है आपको इस तरह से करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्रियाकलाप श्वसन दर तीव्र सामान। तो आप इस तरह से देख के आपको यहाँ से कर लेना है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। तो 9वें के उत्तर में आपको करना है, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, इस प्रकार वह सांस लेती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है जंतु का नाम, श्वसन अंग का नाम। जंतु के नाम में लिखना है मेढक, ईस्ट, काकरोच, मछली, छिपकली, गाय। श्वसन अंग नाम में लिखना है आपको फेफड़े, कोशिका, श्वास रंध्र, गिल्स, फेफड़े। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में है, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगते हैं, ऐसा क्यों। तो आपको उत्तर में जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देखिए आपको इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में आपको करना है, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी पेशियों में ऐंठन पेशियों के अवयवी श्वसन करने के कारण होता है। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा है, नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखना है आपको ग्लूकोज प्लस O2, फिर यहाँ पे लिखना है CO2 प्लस यहाँ पे लिखना है HO2। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम क्या है। तो आपको करना है, यह अभिक्रिया वायु श्वसन है। इसके बाद आता है आपका दूसरा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर आपको यहाँ से देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरे के उत्तर में करना है, वायु श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में आपको इस तरह से यहाँ से देख के आपको कर लेना है, तो आप यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर में करना है, पौधे अपने पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान व श्वसन की क्रिया करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 16 में आपको इस तरह से चित्र बना लेना है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है, तो प्रोजेक्ट 1 के उत्तर में आपको करना है, यहाँ पे लिखना है आपको सहपाठी का नाम 10 मिनट तक तेज चलने वाले उपरांत। यहाँ पे आपका होगा श्वसन दर 100 मीटर दौड़ने के बाद विश्राम अवस्था में। तो आपको इस तरह से भर लेना है, तो आप यहाँ से देख के इस तरह से आपको भर लीजिएगा। तो आप इस तरह से अपनी बुक में भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में है, बच्चे दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है, तो आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा। इस तरह से पोस्टर लिखा है नो स्मोकिंग एरिया, धूम्रपान निषेध क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना अपराध है। और यहाँ पे स्लोगन लिखना है धूम्रपान विरोधी नारे। पहला है धूम्रपान भयंकर आफत है, देता मौत का दावत है। दूसरे में करना है धूम्रपान नहीं है कोई शान, धीरे धीरे लेता सबके प्राण। तो आपको इस तरह करना है। ये अध्याय 7 में है जंतुओं और पादप में परिवहन। लिखना है आपको महाधमनी महाशिरा, फुसफुस धमनी फुसफुस शिरा, बायां अलिंद दायां अलिंद दायां निलय आदि लिखें। तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से आपको लिख लेना है, तो आप यहाँ पे देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा का आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर होगा ए नंबर, दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद पाँचवा का सही उत्तर होगा आपका सी नंबर, विकल्प ए तथा बी दोनों सही हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में आपको भरना है हीमोग्लोबिन, दूसरे में भरना है आपको परिसंचरण, तीसरे में भरना है आपको स्टेथोस्कोप, और चौथे में भरना है आपको पट्टिटाड़ू, और पाँचवें में भरना है आपको वाष्पोत्सर्जन। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 उत्तर में करना है आपको रक्त पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। इसके बाद तीसरे का उत्तर में आपको करना है शिराओं में ऐसे वाल्व मौजूद होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तो चौथे के उत्तर में करना है धमनी में रक्त प्रवाह तेजी व अधिक दाब से होता है, धमनी भित्ति मोटी व लचीली होती है तथा सिरा भी भित्ति पतली व लचीली होती है। तो पांचवे के उत्तर में करना है आपको मानव से विभिन्न हृदय वाले जंतु, यहाँ पे नहीं लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा केचुआ। दूसरे में है ऑक्टोपस, तीसरा है स्कॉलीडॉन और चौथा है मछली। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो 6 के उत्तर में आपको करना है गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे पसीने में उपस्थित लवड़ों के कारण बन जाते हैं। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर करना है रक्त का लाल रंग रक्त में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना कठिन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो आपको 8 के उत्तर में करना है स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वहाँ उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। तो 9वें के उत्तर में आपको करना है मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र पसीना इत्यादि को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यदि यह क्रिया रुक जाए तो मानव की जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में आपको करना है धमनियां शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करती हैं। इसी प्रकार से फ्लोएम पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन और अन्य पोषक तत्वों को ले जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो 11 में है उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चित्र बना है पौधों की। तो यहाँ पे आपको लिखना है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी क्योंकि कैक्टस पौधे शुष्क और गर्म वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए इनके पत्ते कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं जो पानी के नुकसान को कम करते हैं। साथ ही इसकी मोटी मोग जैसी परत होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली को चित्र सहित समझाइए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है मानव उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें मनुष्य अंग, गुर्दे, किडनी होते हैं जो रक्त से विषैले और अनावश्यक पदार्थों को छानते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में निकालते हैं। मूत्रवाहिनी मूत्र को गुर्दा से मूत्राशय तक ले जाती है जहां यह अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। मूत्राशय से मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। और आपको जो है इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। तो आप चाहे इसको बनाएं चाहे आप इसको बनाएं, जो आपका मन करे आप उसको बना सकते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो 13 के उत्तर में करना है आपको मानव शरीर में हृदय ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रोक रक्त को पंप करता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, 2 अलिंद एवं 2 निलय, दाहिना निलय फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त भेजता है और बायां निलय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। साइनस नोड से उत्पन्न विद्युत संकेत हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं जिससे हृदय सुचारू रूप से कार्य करता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 के पहले में लिखा है यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो पौधे की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों पर चर्चा करें और लिखें। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 के पहले का उत्तर जो है आपको यहाँ से देख के इस तरह से आपको लिख लेना है आपको। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 2 नंबर। 2 नंबर में जाइलम क्या है, यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें एवं लिखें। तो आपको यहाँ पे जाइलम के बारे में आपको इस तरह से कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। 15 में परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद जो है आपको इस तरह से आपको चित्र भी बना लेना है। तो आप इस तरह से चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो आपको इस तरह से आपको चित्र भी बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको स्टेथोस्कोप की इस तरह से आपको चित्र बना लेनी है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 2 में आपको यहाँ पे लिखना है किस अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। तो आपको लिखना है फुसफुसी रोगी विशेषज्ञ, पेल्मोनोलॉजिस्ट। इसके बाद दूसरा है कौन सी जांच कराना उचित होगा। तो आपको उत्तर में करना है CBC कंप्लीट एलर्ट काउंट। तीसरा है क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको करना है शीघ्र चिकित्सक को दिखाएं। तीसरा है भुनी चीज़ों का सेवन ना करें। तीसरे में गर्म पानी पीते रहें। तो आपको इस तरह करना है। ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 9 में दिया है गति एवं समय। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आप भर लीजिएगा। बूझों को विद्यालय में पहुँचने में लगा समय लिखें 15 मिनट। यहाँ पे लिखना है आपको 100 मीटर, 20 मिनट, 100 मीटर बूझों की। तो आप इस तरह से इसको देख के आपको अपनी बुक में भर लेना है। और यहाँ जो नीचे लिखा है आप इसको देख के आप लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है आपका वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है घड़ी की सुई की गति को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में है, पहले में है वृत्तीय गति, दूसरा है सरल गति, तीसरे में है आसमान गति और चौथे में घड़ी की सुई गति नहीं करती। तो आपका राइट आंसर होगा A नंबर वृत्तीय गति। तो आपको A नंबर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे कहते हैं। पहले ऑप्शन में दिया है चाल मापी, दूसरा है पथ मापी, तीसरे में है आवर्तकाल, चौथे में है A, B एवं C तीनों गलत हैं। तो आपका राइट आंसर होगा B नंबर वाला
पथमापी, तो आप बी कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। 3 में है प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियाँ थी जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे। पहले ऑप्शन में है कंप्यूटर, दूसरे में है डिजिटल घड़ी, तीसरे में है दीवार घड़ी और चौथे में है धूप घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर वाला, धूप घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी। तो आपको डी नंबर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा में निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। पहले ऑप्शन में है आसमान गति, दूसरे में है समान गति, तीसरा में है दोनों और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर वाला समान गति। तो आपको बी नंबर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां में है झूले की गति का उदाहरण है। पहले ऑप्शन में दिया है सरल रेखी गति, दूसरे में है आवृत्ति गति, तीसरा में है वर्तुल गति और चौथे में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा डी नंबर वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न में पहले में भरना है आपको 1 दिन, तो यहाँ पे आपको 1 दिन भरना है। दूसरे में भरना है आपको सरल रेखा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में भरना है आपको 72 बार और चौथे में भरना है आपको सेकंड और पाँचवें में भरना है आपको एक समान। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है अपने आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है गतियों के नाम निम्न हैं। आपको उत्तर में करना है गतियों के नाम निम्न है। मार्च पास्ट करते समय सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों को गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। आपको उत्तर में करना है वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर को स्पीडोमीटर, दूरी मापने वाले मीटर को ऑटोमीटर कहते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरा करने में 64 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो आपको प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में करना है आपको चौथे के उत्तर में इस तरह से आपको लिख लेना है लोलक का आवर्तकाल। यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, गणना करके बताइए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 5वां का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है चाल से आप क्या समझते हैं, चाल का मूल मात्रक लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है किसी वस्तु के विस्थापन की दर चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। चाल का मूल मात्रक XMS मीटर सेकंड है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है चित्र में 2 वाहन A व B की गति की दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है ग्राफ में A वाहन कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है, इसी कारण वाहन A की चाल ज़्यादा है। तो आपको 7 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है 2 महानगरों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। बस द्वारा इसी दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो बस की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर इस तरह से देख के आपको कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। पहले में दिया है अनियमित चाल से गति करती कार की गति। तो आपको इस तरह से बनाना है और लिखना है दूरी समय ग्राफ समय। तो आपको इस तरह से ग्राफ बना लेना है। इसके बाद दूसरे में है कार के एक स्थान पर स्थिर रहने पर। तो आपको बी का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है प्रश्न क्रमांक 10 में है वायु का संगठन दर्शाने वाले वृत्तारेख को प्रदर्शित कीजिए।
तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको इस तरह से करना है, तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे लिखा है ऑक्सीजन, अन्य गैस, यहाँ पे आपका है नाइट्रोजन। तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना है और आपको लिख लेना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में क्रिकेट मैच के दौरान टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में निम्नानुसार रन बनाए, इस आधार पर प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता हुआ स्तंभ ग्राफ बनाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर जो है आपको इस तरह से ग्राफ बना के कर लेना है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है दोलन गति, आवृत्ति गति, सरल रेखी गति, समान गति एवं असमान गति के 5 उदाहरण देते हुए एक तालिका बनाइए। तो पहले में लिखा है दोलन गति। दोलन गति में आपको लिखना है दीवार के घड़ी के लोलक की गति, झूले की गति, नदी में डूबी उतरती नाव की गति। दूसरे में है आपका आवृत्ति गति। आवृत्ति गति में लिखना है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयाँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है सरल रेखी गति। आपको लिखना है सड़क पर चलती कार, अन्य वाहनों की गति, नदी में डूबती नाव, दौड़ते खिलाड़ी की गति। इसके बाद चौथा में है समान गति। समान गति में लिखना है आपको स्थिर गति से सीधी सड़क पर चलती कार, धरती का घूमना, सीलिंग पंखे के ब्लेड का घूमना। इसके बाद है पाँचवा में है आसमान गति। आसमान गति में लिखना है भीड़ वाली सड़क पर चलती कार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में निम्नानुसार जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल km/h में दी गई है, इन्हें m सेकेंड में बदलिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जंतुओं का नाम चाल, तो आपको यहाँ पे सेकेंड में बदल के आपको लिखना है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा देख के। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ पे इस तरह से आपको देख लीजिए, आपको इस तरह से समय और दूरी आपको लिख लेना है। यहाँ पे लिखा है उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाइए तथा यह भी बताइए कि यह कार की किस प्रकार की चाल को दर्शाता है। तो आपको इस तरह से ग्राफ बना के आपको लिखना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है एक कार द्वारा चली गई दूरी एवं समय इस प्रकार है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर करना है। तो यहाँ पे लिखा है समय दूरी, यहाँ पे है उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाइए तथा कार की चाल की गणना कीजिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है। तो यहाँ से देख के आप कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है दूरी, यहाँ पे है आपका समय, तो आप इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में दिया है समय मापन के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की घड़ियों के चित्र चिपकाकर अथवा स्वयं बनाकर नीचे दिए गए बॉक्स में लगाइए एवं सामने दिए गए बॉक्स में संक्षेप में लिखिए। तो आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, तो आप इस तरह से घड़ी के चित्र बना लीजिएगा। विवरण में लिखना है आपको एक घड़ी दीवार पर लगाई जाती है। इसके बाद दूसरा वाला घड़ी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है मेज घड़ी। मेज घड़ी में आपको लिखना है मेज पर रखी जाती है। इसमें लिखना है आपको में है अंकक घड़ी, यह अंक दिखाने वाली डिजिटल घड़ी है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है निम्न तालिका को 5 उदाहरण देते हुए पूर्ण करो। पहले में है दोलन गति, दीवार के घड़ी के लोलक की गति, झूले की गति, नदी में डूबी उतरती नाव की गति, पिस्टन की गति, स्प्रिंग का खींचने पर होने वाली गति। दूसरे में है आवर गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति, वृक्ष शाखाओं का इधर उधर लहराना, बजते समय ढोल अथवा तबला के पृष्ठ की गति, झूला झूलते बच्चे की गति। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका तीसरे में है सरल रेखी गति, सरल पर चलती कार, अन्य वाहनों की गति, दौड़ते खिलाड़ी गति, बंदूक से निकली गोली की गति, मार्च पास्ट सैनिकों की गति, कैरम के
स्ट्राइकर की गति। चौथे में आपको लिखना है समान गति। समान गति में आपको लिखना है स्थिर गति से सीधी सड़क पर चलती कार, स्थिर गति पर एक निर्धारित ऊंचाई पर उड़ता विमान, धरती का घूमना, सीलिंग पंखे के ब्लेड का घूमना, घड़ी की सुइयों की गति। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में है आसमान गति। आसमान गति में लिखना है भीड़ वाली सड़क पर चलती कार, पार्क में टहलता हुआ व्यक्ति, चलती ट्रेन की गति, दौड़ते हुए व्यक्ति की गति, उछलती हुई बाल की गति। तो आपको इस तरह से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का 2 कंप्लीट हुआ। ये था। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 में दिया है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर उचित बॉक्स में लिखो। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। पहले में लिखना है रबर, चाबी, लकड़ी की स्केल। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरणों के नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर टॉर्च। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर विद्युत घंटी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है। तो आपको आंसर में करना है 2 या 2 से अधिक। चौथे में विद्युत बल्ब का दीप्त होता है। आपका राइट आंसर होगा ए नंबर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वें में है विद्युत परिपथ के किस अवयव का प्रतीक है। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर विद्युत बल्ब। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको तप्त। तो यहाँ पे आपको तप्त हो जाएगा। सेकेंड में भरना है आपको तंतु। तीसरे में भरना है आपको एलईडी। और चौथे में भरना है आपको विद्युत चुंबक। और 5वें में भरना है आपको चुंबक। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में दिया है विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक तार का गुण बताइए। तो आपको उत्तर में करना है विद्युत फ्यूज बनाते समय हमें कम गलनांक वाले चालक तार का चयन करना चाहिए ताकि निर्धारित मान से अधिक धारा प्रवाहित हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है बूझों ने अपने घर में अधिक विद्युत खपत वाले सभी उपकरण जैसे विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, फ्रिज, प्रेस इत्यादि को एक साथ चालू कर दिया। कुछ समय बाद उसके घर की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। बूझो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण बताइए। तो आपको उत्तर में करना है विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से इनमें अतिभारण हो जाता है। अतिभारण होने के कारण लघु पतन, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे में विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में आपको करना है बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं। यदि बल्ब ज़्यादा गर्म होता है तो इसका तंतु टूट जाता है। इसलिए बल्ब को तौलिए से नहीं ढकना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग क्यों करना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है ISI का मतलब भारतीय मानक संसाधन होता है। यह उपकरण अधिक सुरक्षित है। वह बिजली की बर्बादी नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में है उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा, यदि नहीं तो क्यों। तो आपको उत्तर में करना है बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल एक दूसरे से नहीं जुड़ा है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है आपको प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में करना है पहले चुंबक पर 50 फेरे हैं, दूसरे चुंबक पर 100 फेरे हैं। चूँकि दूसरे चुंबक पर फेरों की संख्या दुगनी है इसीलिए दूसरे चुंबक में अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यह अधिक लोहे को आकर्षित करेगा। तो आपको इस तरह करना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है पहेली अपने घर में साधारण विद्युत बल्ब का उपयोग करती है और बूझो अपने घर में LED बल्ब का उपयोग करता है। तो बताइए कि किसका विद्युत बिल कम रहेगा और क्यों। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ से देख के आपको लिख लेना है। तो आपका लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है, पहेली ने 10 सेंटीमीटर लंबाई का तार लिया, बूझों ने समान सामग्री और समान मोटाई का 5 सेंटीमीटर की लंबाई का तार लिया और दोनों को चित्र में दिए गए सर्किट के अनुसार जोड़ा। दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित होता है। तो आपको उत्तर में करना है। पहला यहाँ पे दिया है आ नंबर में, क्या उपरोक्त दोनों परिपथ में जोड़े गए तार समान रूप से गर्म होंगे, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है, यदि दोनों परिपथों में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो 10 सेंटीमीटर लंबा तार अधिक गर्म होगा क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ब नंबर में है। ब नंबर में है, यदि दोनों तार की लंबाई समान हो लेकिन परिपथ ए के तार की मोटाई परिपथ बी की अपेक्षा अधिक हो तो क्या तार समान रूप से गर्म होंगे, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है, इस प्रकार यदि दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ बी का तार जिसकी मोटाई कम अधिक गर्म होगा, जबकि परिपथ ए का तार जिसकी मोटाई अधिक है कम गर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, खुला परिपथ और बंद परिपथ में अंतर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, खुला परिपथ में लिखना है, खुला परिपथ वह परिपथ है जिसमें पथ अधूरा होता है अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होता। बंद परिपथ में लिखना है आपको, बंद परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें पथ पूर्ण होता है तथा संपूर्ण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है, विद्युत धारा के तापी प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आपको उत्तर में करना है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। घरों में हीटर का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत घंटी की कार्यप्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है, चित्र सहित समझाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 में इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। तो आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा। आपको इस तरह से चित्र बना लेना है और आपको यहाँ पे लिखना है विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। आपको नीचे लिखना है, विद्युत घंटी धातु की बनी घंटी होती है जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को उनके प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करें। तो देखिए उत्तर में यहाँ पे लिखा है विद्युत अवयव, यहाँ पे आपको बनाना है प्रतीक विद्युत सेल। तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है और यहाँ पे विद्युत बल्ब का प्रतीक आपको इस तरह से बनाना है। और तीसरे में है स्विच ऑन स्थिति में, तो आपको इस तरह से बनाना है प्रतीक में। चौथे में स्विच ऑफ स्थिति में, आपको इस तरह से करना है। पाँचवें में है बैटरी, तो आपको इस तरह से बैटरी बनाना है। और छठवें में है संयोजी, तो आपको संयोजी इस तरह से बना लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब नंबर में है। ब नंबर में उपर्युक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। पहले में दिया है जब स्विच ऑन में हो, फिर दूसरे में है जब स्विच ऑफ स्थिति में हो। किस परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा, कारण भी लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है स्विच ऑन स्थिति में, जब स्विच को ऑन स्थिति में लाते हैं तो बल्ब दीप्त होता है। इसके बाद आता है आपका दूसरे में करना है स्विच ऑफ स्थिति में, जब स्विच ऑफ स्थिति में लाते हैं तो बल्ब दीप्त नहीं होता। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में आ नंबर में विद्युत के उपयोग के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है विद्युत के उपयोग के समान निम्न उपाय करने चाहिए। पहले में है विद्युत का कार्य करते समय पानी से बचें। दूसरे में है गीले हाथों से किसी भी बिजली के उपकरण को स्पर्श न करें। तीसरे में है अति भारण या लघु पतन से बचना चाहिए। चौथे में है तांबे के सुरक्षित तारों वाले वायर का प्रयोग करें। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद ब नंबर में क्वेश्चन दिया है MCB क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो आपको उत्तर में करना है जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे स्विच ही ऑफ हो जाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में पहला क्वेश्चन है, आप अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं। निम्न तालिका में विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे विद्युत उपकरणों के नाम लिखना है। देखिए पहले में लिखा है पंखा, फ्रिज, इस्त्री, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL तथा LED इंडक्शन, माइक्रोवेव। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका 2 नंबर। 2 नंबर में है, अपने घरों में बिजली की बचत के लिए आप क्या क्या उपयोग करोगे। तो आपको उत्तर में करना है, अपने घरों में बिजली की बचत के लिए हम बिजली का दुरुपयोग न करके तथा कम खपत वाले विद्युत उपकरण जैसे LED तथा अन्य का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है, अपने घर के पास की किसी विद्युत उपकरणों की दुकान पर जाइए और निम्न बिजली से संबंधित सामग्री का उपयोग कार्य प्रणाली लिखकर समझाओगे। तो आपको उत्तर में करना है, कार्य प्रणाली में पहले में है MCB। तो आपको MCB में लिखना है। पहला है MCB का पूरा नाम लघु परिपथ विच्छेदक है। दूसरे में है यह फ्यूज के स्थान पर काम आने लगा है। तीसरे में है विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। चौथे में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर स्वतः ऑफ होते हैं। इसके बाद आता है आपका LED में आपको लिखना है, LED का पूरा नाम लिक्विड इलेक्ट्रोड डायोड है। दूसरे में है इसका आजकल उपयोग प्रचलन में है। तीसरे में है LED विद्युत दक्ष है। चौथे में यह कम विद्युत का उपयोग कर प्रकाश देता है। इसके बाद आता है आपका टेस्टर में लिखना है, यह विद्युत परीक्षण का कार्य करता है। दूसरे में लिखना है, इसीलिए यह टेस्टर परीक्षण कहलाता है। तीसरा है यह विद्युत परिपथ का टर्मिनल से जुड़कर बल्ब चमकाता है। चौथे में है तो यह पुष्टि करता है कि सर्किट में विद्युत धारा है। इसके बाद आता है आपका स्विच में लिखना है, यह एक ऑन ऑफ करने वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। दूसरे में करना है, यह बाहर से प्लास्टिक का विद्युत रोधी स्विच है। तीसरे में है, इनमें इलेक्ट्रॉन की सलाई बंद व चालू होते हैं। चौथे में स्विच की मदद से घर के सब घरेलू डिवाइस चलते हैं। तो आपको इस तरह से करना है। अध्याय 11 में दिया है प्रकाश। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है, निम्न चित्र को दिए गए शब्दों से पूर्ण करें। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो आपको जो है इस तरह से आपको देख के लिख लेना है। तो आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, सफ़ेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो आपको लिखना है 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आपको 7 लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है लाल। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा B नंबर, आभासी प्रतिबिंब। दूसरे में है, बूझो यह जानना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। तो आपको प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपको करना है। सही उत्तर होगा C नंबर 7। इसके बाद तीसरे में है, दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। आपको उत्तर में करना है A नंबर, अवतल दर्पण। चौथे में है, पहेली ने एक लेंस को हाथ में लेकर स्पर्श किया, वह किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा प्रतीक हुआ, वह लेंस होगा। तो आपका उत्तर होगा B नंबर, उत्तल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में दिया है, कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला लेंस है। तो आपका उत्तर होगा B नंबर, आवर्धक लेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। तो आप पहले में आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, यहाँ पे भरना है आपको प्रकाश। इसके बाद दूसरे में भरना है आपको सरल रेखा। इसके बाद आता है आपका तीसरा में भरना है आपको 7 वर्णों। चौथे में भरना है आपको पर्दे और 5वें में भरना है आपको श्वेत प्रकाश। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर में आपको लिखना है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या स्टेनलेस इस्पात से टकराती है तब प्रकाश की किरण प्रवर्तित हो जाती है। तो आपको इस तरह करना है। इस आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में, हमें सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे
फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए? आपको उत्तर में करना है सूर्य के प्रकाश को सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आँख खराब हो सकती है। सूर्य का प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा देखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है, पहेली यह जानना चाहती है कि हम वस्तुओं को किस प्रकार देख पाते हैं। आपको उत्तर में करना है जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह से टकराकर परिवर्तित होता है तो वस्तु की सतह से परिवर्तित होने वाले प्रकाश के आधार पर वस्तु को देख सकते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है, आँख कान गला परीक्षण करने वाले चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो आपको प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है उत्तल लेंस। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है, बूझो की स्कूटर का पार्श्व दर्पण टूट गया, मैकेनिक ने उसमें उत्तल दर्पण के स्थान पर समतल दर्पण लगा दिया। बूझो को गाड़ी चलाते समय किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? तो आपको उत्तर में करना है उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। समतल दर्पण चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को में सहायता नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में है, इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? आपको उत्तर में करना है वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदें एक प्रिज्म के रूप में काम करती है और अपरिवर्तित बिखेरती है और आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंब करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में आपको करना है, दर्पण छवि के बाद जो अक्षर समान दिखाई देते हैं AHIMOTUVWXY। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? आपको उत्तर में करना है रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा इसीलिए लिखा जाता है ताकि आगे जाने वाले वाहन को पीछे रोगी वाहन देखने के लिए दर्पण में एम्बुलेंस सीधा लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको करना है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं जब किसी वस्तु को परिवर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है, पहले में दिया है प्रकाश कैसे यात्रा करता है, उदाहरण सहित समझाइए। आपको उत्तर में करना है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यह हम अपने आसपास मोमबत्ती के प्रकाश को सीधे पाइप द्वारा देख पाते हैं। तो आपको इस तरह करना है। पहले में लिखा है दर्पण में प्रकाश की व्यवहार। तो आपको लिखना है दर्पण एक परावर्तन की सतह होती है। जब प्रकाश दर्पण की सतह पर गिरता है तो वह पूरी तरह से परिवर्तित होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह से उछल जाती हैं और आप दर्पण में अपनी छवि देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है, जल में प्रकाश की व्यवहार। आपको लिखना है जब प्रकाश जल की सतह पर प्रवेश करता है तो वह अपवर्तन का सामना करता है। जल की सतह पर प्रवेश करने के बाद प्रकाश की किरणें जल के घनत्व के कारण मुड़ जाती है, जिससे हमें जल के नीचे की वस्तुएं अलग तरह से दिखाई देती है जल की। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है तीसरे में लिखा है काल में प्रकाश की व्यवहार। तो आपको करना है अंधकार या काल का मतलब है कि प्रकाश की अनुपस्थिति। जब कोई वस्तु पूरी तरह से अंधकार में होती है तो वहाँ प्रकाश नहीं होता और इसीलिए हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अंधकार का मतलब है कि प्रकाश की किरणें हमारे दृष्टि क्षेत्र में नहीं पहुँचती। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रमांक 13 में निम्न में बनने वाले प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। पहले में दिया है समतल दर्पण। आपको लिखना है किसी लेंस का पृष्ठ उत्तल न अवतल हो वह समतल हो, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। दूसरे में है उत्तल लेंस। तो आपको उत्तर में करना है किसी लेंस का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो इसे
उत्तल हो तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अवतल दर्पण। तो आपको अवतल दर्पण में लिखना है, यदि किसी गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। चौथे में है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में लिखना है, प्रवर्तक तल उत्तल होता है, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। 5वें में है अवतल लेंस। तो आपको अवतल लेंस में लिखना है, यदि किसी लेंस का बाहरी भाग अवतल लेंस हो तो इसे अवतल लेंस कहते हैं। तो आपको इस तरह करना है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 के पहले में दिया है, उपरोक्त चित्र में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, 12 नंबर में है, यदि वस्तु दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। तो आपको उत्तर में करना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर में है, दांतों के डॉक्टर को यदि मुंह के अंदर दांतों का अवलोकन करना हो तो उन्हें अवतल अथवा उत्तल दर्पण में से कौन सा दर्पण चुनना चाहिए, व अगर गलत दर्पण चुना तो क्या परेशानी आएगी। तो उत्तर में करना है, दांतों या अवलोकन अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है। अवतल दर्पण से वस्तु की आवर्धित और स्पष्ट छवि बनती है, जिससे दांतों का बीमारियों का निरीक्षण करना आसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है, अवतल दर्पण के लिए परीक्षण कर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, बिंब की दर्पण से दूरी तो आपको यहाँ पे सारणी बना के लिखना है। लिखा है, बिंब की दर्पण से दूरी, बिंब से छोटा बड़ा, उल्टा सीधा, वास्तविक आभासी। तो आपको जो है इस तरह से आपको लिख लेना है देख के, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है, पहला क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंस एवं दर्पण का उपयोग देखते हैं, इनके उपयोग नीचे दी गई तालिका में लिखते हुए तालिका पूर्ण कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है, यहाँ पे लिखा है लेंस दर्पण, यहाँ पे लिखना है आपको उपयोग। तो पहला आता है आपका समतल दर्पण। उपयोग में लिखना है आपको, पहले में है आईने के रूप में, दूसरा है एम्बुलेंस के दर्पण में। इसके बाद दूसरा आता है, दूसरे में दिया है उत्तल दर्पण। उपयोग में लिखना है मोटर कार के पृष्ठ दृश्य। दूसरे में है सड़क पर लगे प्रवर्तक लैंपों में। तीसरा है अवतल दर्पण। उपयोग में लिखना है सोलर कुकर में। दूसरा है हजामती दर्पण दाढ़ी बनाने में। उसके बाद आता है आपका चौथा में है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में उपयोग में लिखना है, पहले में है सूक्ष्मदर्शी निर्माण में, दूसरा है अक्षरों को बड़ा देखने वाले हैंड लेंस में। इसके बाद आता है आपका पांचवा में है अवतल लेंस। तो आपको उपयोग में लिखना है गाड़ियों की हेडलाइट में। दूसरे में है सड़कों को किनारे लगी स्ट्रीट लाइट में। तो आपको इस तरह से लिखना है। आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है 7 रंगों से कागज़ की वृत्ताकार शीट को रंग कर 1 न्यूटन की डिस्क का निर्माण कीजिए एवं नीचे दिए गए स्थान पर बनाने की अपने शब्दों में लिखे एवं कक्षा में डिस्क का प्रस्तुतिकरण कीजिए। तो आपको प्रोजेक्ट 2 में इस तरह से आपको 7 रंगों वाला आपको चित्र बना लेना है। तो आप इस तरह से यहाँ से देख के बना लीजिएगा, आपकी बुक में भी दिया होगा, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ये अध्याय 12 में दिया है वन हमारी जीवन रेखा। तो चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, निम्न चित्र को पूर्ण करो एवं चित्र किस प्रकार का वृक्ष है उस पर अपने विचार लिखो। तो आपको यहाँ पे लिखना है अपने विचार, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो आप इस तरह से आपको देख के लिख लेना है, तो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आता है, निम्न शब्दों को रेखा चित्र में उचित स्थान पर लिखो। यहाँ पे लिखा है वृक्ष, गोंद, कत्था, लकड़ी की मूर्ति, शहद, लाख। तो आपको जो है इस तरह से इसमें से आपको देख के भर लेना है, तो आप कर लीजिएगा।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है आपका वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है, निम्न में से कौन कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। यह मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं तथा पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, शेर या भेड़िया जैसे शीर्ष शिकारी को हटाने से वन पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपका उत्तर होगा बी नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है, पहेली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, उसके लिए कौन सा तरीका सही है। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है, कौन सी मानवीय गतिविधि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको उत्तर में लगाना है सी नंबर, शहरी क्षेत्रों का विस्तार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है, उपरोक्त दिए गए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन के आरेख चित्र में एक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो आपको आंसर में करना है जंतु। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको मूल तंत्र, दूसरे में भरना है आपको पेड़ों की अनुपस्थिति, इसके बाद तीसरे में भरना है आपको छत्र। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। चौथे में भरना है आपको शाकाहारी और पांचवें में भरना है आपको जंतुओं और पादपों। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा खाली स्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है, बूझो अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से शहर में मेला देखने गया। उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। बूझो जानना चाहता है कि सड़क के किनारों पर पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं एवं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है, किसी वन के विनाश से आसपास के क्षेत्र में जल चक्र कैसे प्रभावित होता है। आपको उत्तर में करना है, वन विनाश होने के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। इसका सीधा असर जल चक्र पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में है, वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या है। आपको उत्तर में करना है, मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृत पादपों और जंतुओं को खाते हैं और उन्हें गहरे भरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो आपको इस तरह प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में है, वन पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न परतें के बीच परस्पर निर्भरता को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, वनों में सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियाँ सबसे नीचे की परत बनाती है। तो आपको इस तरह 5 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है, आपके आसपास परिवेश में से वनों से प्राप्त उत्पाद से बनी वस्तुओं के नाम सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है, औषधि, गोंद, रबर, कागज, चंदन, कपूर, जैव ईंधन, इमारती लकड़ी, छाल, अन्य उत्पाद जैसे महुआ, अचार इत्यादि। तो आपको इस तरह करना है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, जैव विविधता और अनुकूलन रणनीतियों के संदर्भ में पर्णपाती वन और शंकुधारी वन की भूमिकाओं की तुलना करें। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको इस तरह से देख के कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, नदी के किनारे पर वनस्पति तटीय क्षेत्र का संरक्षण बाढ़ के दौरान मृत संरक्षण में कैसे सहायता कर सकता है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर इस तरह से आपको देख के कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में कैनोपी परत के महत्व को समझाइए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में आपको करना है,
वन पारिस्थितिकी तंत्र पे कैनोपी परत के महत्व निम्न हैं। पहले में है प्रकाश का अवशोषण और वितरण करना। दूसरे में वन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता एवं संरचना को बनाए रखना। तीसरा में है कैनोपी पर अनेक प्रकार के जीवों का आवास होती है। तो आपको इस तरह 9वें का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है वनों की कटाई रोकने के लिए 3 स्थायी उपाय बताइए। तो आपको लिखना है। पहले में है वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए। दूसरा है शिकार पर प्रतिबंध। तीसरे में है वनों की कटाई पर प्रतिरोध होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है एक ऐसी सड़क निर्माण की योजना बनाई गई है जिसमें 2 शहरों की दूरी 70 किलोमीटर कम करने के लिए सड़क को वन क्षेत्र से होकर गुजारा जाना है। तो क्या ऐसी सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो सड़क का निर्माण कैसे किया जाना उचित होगा? तो आपको उत्तर में करना है सड़कों का निर्माण वनों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वन जीवों का आवास नष्ट होता जाता है, अतः हमें ऐसी सड़क का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो आपको इस तरह प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है पहेली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको इस तरह से देख के लिख लेना है। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 में देख लीजिए चित्र ए चित्र बी है। उपरोक्त दिए गए चित्रों के द्वारा 2 क्षेत्र दर्शाए गए हैं, उनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में है चित्र ए व बी के क्षेत्रों की जलवायु कैसी होगी? तो आपको जो है पहले का उत्तर करना है चित्र ए व बी के क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता होगी। चित्र ए में क्षेत्र गर्म होगा एवं चित्र बी में क्षेत्र आर्द्र होगा, अतः यहाँ की जलवायु भी अलग अलग होगी। उष्णकटिबंधीय जलवायु चित्र ए में होगी एवं चित्र बी में समशीतोष्ण जलवायु होगी। तो आपको इस तरह करना है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर में है दोनों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है चित्र बी के क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम होगा क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरा भरा है, पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में है तथा यहाँ का तापमान भी आर्द्र रहता है तथा यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में यहाँ पे देख लीजिए लिखा है उपरोक्त खाद्य श्रृंखला के आधार पर उत्तर दीजिए। पहले में लिखा है यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं आगे उत्तर। तो आपको उत्तर में करना है यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों की कमी हो जाती है तो निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहले पॉइंट में लिखना है उपभोक्ताओं की आबादी में गिरावट। दूसरे में है पारिस्थितिकी संतुलन में विघटन। तीसरे में है बायोमास की कमी और चौथे में है कार्बन चक्र पर प्रभाव। पांचवें पॉइंट में है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में गिरावट। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में है यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो आपको उत्तर में करना है यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा देते हैं तब ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आएगी। अपघटक सड़े गले मृत पौधे व जंतुओं के अवशेष को मृदा में बदलने का कार्य करते हैं। तो आपको इस तरह करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में लिखा है आ में है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। तो आपको लिखना है उत्तर में वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका निम्न है। पहले पॉइंट में है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, दूसरे में जलवायु नियंत्रण, तीसरे में है मृदा संरक्षण और चौथे में है कार्बन का भंडारण और पांचवें में है ऑक्सीजन का उत्पादन। ये सभी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में दिया है आपका समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 के बा का जो है आपको इस तरह से उत्तर कर लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए
क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो आपको उत्तर में इस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए लिखा है उत्तर में आपको लिखना है वृक्षारोपण करके, वनों की कटाई रोककर, तीसरे में है वनों को आग से बचाकर, चौथे में है वनों का विकास करके। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में है वनों के उन्मूलन से आप क्या समझते हो। वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर का निर्माण कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है वनों के क्षेत्र में कमी आना एवं अनियमित कटाई को ही दूसरे शब्दों में वन विनाश या वनोन्मूलन कहते हैं। तो आपको इस तरह करना है और आपको इस तरह से एक पोस्टर बनाना है, जैसे यहाँ है वनों को ना काटे इन्हें बचाएं, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो आपको इस तरह से पोस्टर बनाना है और लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में क्वेश्चन दिया है अपने अध्यापक अभिभावक के साथ अपने आसपास किसी वन या उद्यान में जाइए तथा आपने जो देखा उसका वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है स्थान कान्हा किसली नेशनल पार्क भोपाल मध्य प्रदेश। क्या देखा हमने कान्हा पार्क में बने जंगल उनमें जंगली जानवर तथा अन्य रोचक जंतु जैसे हाथी हिरण पक्षी पशु देखे तथा तालाब व झीलें देखी तथा वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत रमणीय है। क्या सभी वृक्ष समान आकार के थे? नहीं, या भिन्न भिन्न आकार के वृक्ष दिखाई दिए थे। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह करना है। यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट हो गया है। तो हमने जो है इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के उत्तर हमने करा दिए हैं। अध्याय 13 में दिया है अपशिष्ट जल की कहानी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है निम्न रेखा चित्र के वाक्य में नीचे दिए गए शब्दों को लिखकर पूर्ण करो। तो आपको जो है इन शब्दों को देख के लिखना है। ए में लिखना है आपको नालियों का पानी काले रंग झाग से भरपूर, और डी में लिखना है आपको अपशिष्ट जल। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है अपने साथी से चर्चा करो उसने बॉक्स डी में क्या लिखा है, क्यों लिखा। अपशिष्ट जल क्या उसने सही लिखा, आपने सही लिखा, अपने विचार लिखो। तो आपको लिखना है डी में अपशिष्ट जल लिखा है जो नालियों के पानी काले रंग और झाग से दूषित है। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, लिखा है अब इस रेखा चित्र को पूर्ण करो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करो। तो आपको जो है यहाँ पे लिखना है वाहित मल, कार्बनिक अशुद्धियाँ, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, जीवाणु, सूक्ष्मजीव। तो आप इस तरह से देख के भर लेना है आपको, इसको आप लिख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है बूझो यह जानना चाहता है कि वह कौन सी बीमारियां हैं जो जल प्रदूषण के कारण होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है पहले में है हैजा टाइफाइड, दूसरे में है कैंसर, तीसरे में है टीबी और चौथे में है मलेरिया। तो इसमें आपको राइट आंसर लगाना है ए नंबर में हैजा टाइफाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाने चाहिए। पहले में है यूकेलिप्टिस, दूसरे में है नीम का, तीसरे में है पीपल और चौथे में है बरगद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यूकेलिप्टस। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन में दिया है जल शुद्धिकरण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने का सोडा, DDT पाउडर, क्लोरीन, फिनाइल। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी नंबर क्लोरीन। तो आपको क्लोरीन कर लेना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़ों, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहले में है क्लोरीनीकरण, बी में दिया है ग्रीड एवं बालू, तीसरे में है शलाका छन्ने बार स्क्रीन और चौथे में है गलाकर। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर शलाका छन्ने बार स्क्रीन। तो आपको सी राइट आंसर का देना है। इसके बाद आता है आपका पाँचवा में दिया है अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। पहले में दिया है वायु जीवाणु, दूसरे में है अपांग और बायोगैस, तीसरे में दिया है वाहित मल और चौथे में ए बी और सी में से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बी नंबर अपांग और बायोगैस। तो आपको जो है बी राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों वाले प्रश्न है, आपको खाली स्थान भरना है।
तो पहले में भरना है आपको 22 मार्च, लिखा है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दूसरे में है स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है, तो आपको यहाँ पे भरना है मानवों। तीसरे में लिखा है भौम जल, तो आपको यहाँ पे भौम जल भरना है। इसके बाद चौथे में है स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल उनके रोगों का कारण बनते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है रोगों। तो आपको जो है इस तरह से खाली स्थान भर लेना है। और पाँचवें में भरना है आपको अपशिष्ट, तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का सुझाव क्यों दिया जाता है। आपको उत्तर में करना है यूकेलिप्टस के पेड़ सीवेज तालाबों के किनारे लगाए जाते हैं क्योंकि ये पेड़ अतिरिक्त अपशिष्ट जल को तेज़ी से सोख लेते हैं और शुद्ध जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो आपको जो है दूसरे का आंसर इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक खुली नाली प्रणाली किसके लिए प्रजनन स्थल है। आपको उत्तर में करना है खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो आपको तीसरे का उत्तर इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है रसायनों का अनुचित निपटान जल प्रदूषण में कैसे योगदान देता है। आपको चौथे के उत्तर में करना है रासायनिक उर्वरक के कारण जल प्रदूषित होता है, कार्बनिक अपशिष्ट के सड़ने के कारण जल प्रदूषित होता है, कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट रसायन से जल प्रदूषित होता है। आपको चौथे का आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है पहेली जानना चाहती है कि हवाई जहाज़ और रेलगाड़ी में वाहित माल का निपटान कैसे होता है। तो आपको उत्तर में करना है हवाई जहाज़ में यात्रा करने वाले यात्रियों का माल हवा में नहीं गिरता है। वेस्ट के लिए हवाई जहाज़ में एक टैंक मौजूद होता है जहां जाकर सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार ट्रेन में भी बायो टॉयलेट बनाए जाते हैं। टॉयलेट में फ्लश करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होता। तो आपको इस तरह 5वें का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में आगे दिया है क्या वाहित मल में भी पोषक तत्व हो सकते हैं, यदि हाँ तो उनके नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है पोषक तत्वों के नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक मात्रा निहित हो सकता है। पर्यावरण में इसकी अत्यधिक निष्कासन की वजह से पोषक तत्वों का निर्माण हो सकता है जिन्हें यूट्रोफिकेशन कहते हैं। बायोगैस संयंत्र के माध्यम से उर्वरक बनाया जाता है। तो आपको 6 का आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो बनाइए। तो आपको जो है इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 में जो है जल का लोगो बनाना है। आप इस तरह से देख के बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। तो आपको इस तरह से बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखना है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2003 में वर्ष 2005 से 2015 को जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। तो आपको इस तरह से बी का आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है क्या नदियों में पाया जाने वाला जल प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होता है, अगर हाँ तो क्यों। तो आपको उत्तर में करना है वर्षा जल को जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। भूमिगत जल जैसे नदी में उपस्थित अशुद्धियाँ और लवण सूर्य के प्रकाश द्वारा वाष्पीकरण से छूट जाते हैं। हालांकि भूमि पर हमें जो वर्षा जल प्राप्त होता है वह आवश्यक रूप से शुद्ध नहीं होता। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको इस तरह से देख के करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है ऐसे कुछ तरीकों को बताइए जिससे आप अपशिष्ट जल के बनने को कम कर सकते हैं। आप अपने घर के उदाहरण को ले सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है जैव निस्पंदन में रेत फिल्टर, संपर्क फिल्टर, ट्रिंकलिंग फिल्टर या सिरेमिक झिल्ली का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औद्योगिक अपशिष्ट जल से अतिरिक्त तलछट को हटा दिया जाए। वातन एवं अन्य द्वितीयक उपचार विधि है। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट जल को सूक्ष्म जीवों को घोल के साथ मिलाया जाता है। तो आपको 7 का उत्तर इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है क्या कारण है कि तेल वसाओं को नाली में न बहाने की सलाह दी जाती है।
आपको उत्तर में करना है तेल और वसाओं को नाली में बहाने पर ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। इसलिए तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है नदी में छोड़े जाने वाले अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट के दीर्घकालिक पारिस्थितिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको इस तरह से देख के लिख लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है आपंग क्या है। शुष्क आपंग का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। आपंग एक ठोस अपशिष्ट होता है जिसे जल के शोधक के समय प्राप्त किया जाता है। आपंग को अलग टंकी में ले जाकर अवघटित करवाया जाता है, जिससे उपयोगी जैविक खाद की प्राप्ति होती है जो कृषि उपज बढ़ाने में सहायक होती है। तो आपको 11 का उत्तर इस तरह के आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए के संदर्भ में एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका समझाइए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा है अगर आपके आसपास स्वच्छता नहीं हो तो आपके जीवन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा, आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपको 15 के उत्तर में करना है अपशिष्ट जल को ग्रीट और रेत से अलग करने वाले टैंक में से होकर गुजरता है, जहां अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से जोड़ा जाता है। यहाँ जल में उपस्थित रेत, ग्रीट और कंकड़ नीचे बैठ जाते हैं। अब पानी को एक बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग में ढलान वाला होता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में दिया है पहला प्रश्न है जल संरक्षण पर पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाइए। तो आपको जो है जल संरक्षण का इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है, तो आप इसको देख के जो है आप अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है सेव वाटर सेव लाइफ, तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में लिखा है अपने घरों में जल की उपयोगिता को देखते हुए निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। आपके परिवार में सदस्यों की कुल संख्या। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको लिखना है सदस्य द्वारा किए गए कार्य को करने में उपयोग में लाया गया जल लीटर में। तो देखिए पहले में लिखा है कपड़े धोना 20 लीटर, खाना बनाना में 15 लीटर, पीना 5 लीटर, पेड़ सींचना 10 लीटर, गाड़ी धोना 30 लीटर, नहाना 10 लीटर, बाथरूम 7 लीटर और ब्रश करना 4 लीटर। तो आपको जो है इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक पहले में है जल की खपत सबसे कम किस कार्य को करने में हुई। तो आपको उत्तर में करना है ब्रश करने में। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे कम खपत जो है ब्रश करने में हुआ 4 लीटर। तो आपको इस तरह उत्तर में करना है ब्रश करने में। दूसरा क्वेश्चन में दिया है जल की खपत सबसे अधिक किस कार्य को करने में हुई। तो आपको उत्तर में करना है गाड़ी धोने में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है उपयोग के पश्चात ऊपर उपयोग किए हुए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आपको उत्तर में करना है खाना बनाने और गाड़ी धोने से निकला पानी से हम पुनः पेड़ों को सींच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा क्वेश्चन में है अपने घरों में पानी की बचत के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। आपको उत्तर में करना है शावर टब की जगह बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे में है ब्रश करते समय नल को बंद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है नलों के लीकेज को ठीक करेंगे। चौथा पॉइंट है वर्षा के पानी को एकत्र कर उसे उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पाँचवा में है घरों में जल का शुद्धिकरण किन किन विधियों से किया जाता है। आपको करना है जल का शुद्धिकरण। पहला पॉइंट है पानी उबालकर, दूसरे में है क्लोरीन की दवाई डालकर, तीसरे में है छाना पानी में फिटकरी डालें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका छठवें में है अशुद्ध जल के उपयोग से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, नाम लिखो।
आपको उत्तर में करना है असद जल के उपयोग से है जो टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस, पेचिस और मेनिंजाइटिस रोग हो सकते हैं। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपको इस तरह करना है, तो आप कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है हमने सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।